प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर्स के माध्यम से साइंटिफिक मैनेजमेंट और वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के कार्यों की चर्चा करेंगे। प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत सर्वप्रथम जो मैनेजमेंट का कार्य है वो है प्लानिंग। प्लानिंग मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति, अग्रदृष्टि, पक्के इरादे की आदि की आवश्यकता होती है। अतः नियोजन का अर्थ यह है कि पूर्व में यह निश्चय करना कि किसी कार्य को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किस तरीके से, किस स्थान पर, किस समय तथा किसके द्वारा किए जाना है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि नियोजन वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की विधि ज्ञात करना है। जो प्रबंध का दूसरा कार्य है वो है ऑर्गेनाइजिंग और संगठन। नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि निर्धारित करने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करना होता है, जिन्हें प्रबंध संगठन के माध्यम से करता है। संगठन का आशय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। उपक्रम की योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी व आकर्षक क्यों ना हो, यदि उनको क्रियान्वित करने के लिए संगठन का अभाव है तो सफलता की कामना करना निष्फल होगा। अतः नियोजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को क्रियान्वित करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसे कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण किया जा सके जिसमें नियुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने लिए निर्धारित कार्यों को इस प्रकार संपन्न करें कि उनके कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। प्रबंध के जो तीसरा कार्य है वो है नियुक्तियां और स्टाफिंग। किसी भी संगठन के ढांचे का निर्माण तब ही संभव है जब उसमें कुशल एवं योग्य व्यक्ति नियुक्त हो। नियुक्तियां करना प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है, जिसका अर्थ है संगठन की योजना के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा मुक्ति आदि की व्यवस्था करना। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी होंगे, उस उपक्रम का प्रबंध उतना ही अधिक प्रभावी व कुशल होगा। जो प्रबंध के कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उसमें अगला है डायरेक्शन और निर्देशन। प्रबंध मूलतः व्यक्तियों से काम करवाने की कला है। दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने के लिए आवश्यक है कि उनके कार्यों को निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिशाओं में प्रशस्त तथा निर्देशित किया जाए। निर्देशन का अर्थ है उपक्रम से विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बतलाना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, यह देखना कि वे व्यक्ति अपने कार्य उसी प्रकार से कर रहे हैं अथवा नहीं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत अगला कार्य है समन्वय और कोऑर्डिनेशन। एक ही कार्य की विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या करना मानव जाति का स्वभाव है। इन वैचारिक मतभेदों से उपक्रम के सामूहिक उद्देश्यों को पूर्ण करना कठिन है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं, विचारों, कार्यकल्पों तथा भावनाओं में सामंजस्य लाना आवश्यक है। इसी सामंजस्य को समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जो प्रबंध का अगला कार्य है वो है कंट्रोल और नियंत्रण। क्या समस्त कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं? क्या क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रही हैं? और क्या इनमें कोई सुधार की आवश्यकता है? इन समस्त प्रश्नों का हल प्रभावी नियंत्रण में निहित है। जो मैनेजमेंट का अगला कार्य है वो है मोटिवेशन और उत्प्रेरण। किसी भी व्यवसाय तथा उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक तत्वों के अतिरिक्त एक और तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे मानव तत्व अथवा श्रम तत्व, ह्यूमन और लेबर फैक्टर कहते हैं।
इस श्रम तत्व के द्वारा ही भौतिक साधनों का उपयोग किया जाना संभव होता है। यह श्रम तत्व उसी समय अपनी पूर्ण कुशलता से कार्य करने को प्रेरित हो सकेगा जबकि उसे अधिक संतुष्टि प्रदान की जाए। इसी को उत्प्रेरण और मोटिवेशन कहते हैं। धन्यवाद। वैज्ञानिक प्रबंध का आशय एक ऐसी प्रणाली से लिया है जिसमें उस कार्य का निर्धारण किया जाता है जिसे करना है, उस सर्वोत्तम विधि का निर्धारण किया जाता है जिसे अपनाकर कार्य को कम से कम समय में मितव्ययतापूर्वक करना है। कार्य को करने के लिए योग्य व्यक्तियों का वैज्ञानिक ढंग से चयन किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के संबंध में या वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में हेनरी फयोल ने प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं जिनका मैं विस्तार से आपको समझाना चाहता हूँ। एक सफल प्रबंध के लिए हेनरी फयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम कार्य विभाजन और डिवीजन ऑफ वर्क। यह कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए योग्य नहीं होता है और ना ही एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए देने से वह उस कार्य में दक्ष हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि कार्य का विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ा जा सके। फयोल ने जो दूसरा सिद्धांत बताया है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। फयोल के अनुसार प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित तथा पूरक हैं। प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए उन्हें आवश्यक अधिकार भी दिए जाए। हेनरी फयोल ने तीसरा सिद्धांत जो बताया है वो है डिसिप्लिन और अनुशासन। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीतियों, नियमों, कार्यविधियों तथा निर्देशों का पालन करना होता है और इस परिस्थिति को अनुशासन कार्य की संज्ञा दी जाती है। अगला, आदेश की एकता और यूनिटी ऑफ कमांड। कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। आदेश देने वाले व्यक्ति अधिक होने पर अनुशासन भंग होता है और अधिकार कमज़ोर पड़ जाता है तथा श्रमिक की प्रवृत्ति काम टालने की भी हो जाती है। अगला, निर्देश की एकता और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही प्रकार के कार्यों के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। निर्देशों की एकता से फयोल का आशय यह है कि सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक ही निर्देश होने चाहिए। अगला, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय रखना प्रबंधकों का प्रमुख दायित्व है, फिर भी यदि इसमें कहीं टकराव होता है तो सामूहिक हितों की रक्षार्थ व्यक्तिगत हितों को समर्पित कर देना चाहिए। अगला, कर्मचारियों को पारिश्रमिक और रिम्यूनरेशन टू पर्सनल। आर्थिक पारिश्रमिक के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करते हैं, अतः कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पारिश्रमिक पर्याप्त होना चाहिए तथा भुगतान करने की उचित विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगला, केंद्रीकरण और सेंट्रलाइजेशन। फयोल की मान्यता है कि किसी संस्था में प्राधिकारों का केंद्रीकरण उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार एवं दायित्वों में संतुलन बना रह सके। अगला, श्रेणी से श्रृंखला और स्केलर चेन। श्रेणी श्रृंखला से तात्पर्य यह है कि किसी उपक्रम के ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य कम्युनिकेशन के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए तथा सभी स्तर के अधिकारियों का इसका पालन करना चाहिए।
अगला बिंदु है ऑर्डर और व्यवस्था। यह सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित हो तथा वह वस्तु अथवा व्यक्ति उसी निर्धारित स्थान पर रहे। प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत वस्तु एवं व्यक्ति दोनों की उचित व्यवस्था करना है ताकि न्यूनतम प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अगला इक्विटी और समानता। प्रबंध न्यायपूर्ण व दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त करता है। प्रबंधकों द्वारा किया गया समतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठापूर्वक व समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है, जिससे उनके कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इस सिद्धांत के अनुसार स्थिर कार्मिक दल संस्था की पूंजी है। यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होगा तो कर्मचारी सेवा असुरक्षा के भय से मुक्त होंगे। ऐसे वातावरण में कर्मचारी सेवा का अंग बनकर लगन व निष्ठा के साथ कार्य सीखता है तथा अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए सजग रहता है। अगला पहल और इनिशिएटिव। फ्योल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी योजना को प्रस्तावित करता है तथा उसको कार्य रूप देने की सुव्यवस्था का सुझाव देता है तो प्रबंध को उस मान्यता देनी चाहिए ताकि उसकी पहल क्षमता का विकास हो सके। प्रबंध का प्रमुख ध्येय ये है कि व्यक्तियों को उस स्तर तक विकास कर देना चाहिए कि वह अपने कार्यों को भली भांति समझने लगे तथा उन्हें करने के लिए तत्पर हो। जो आखिरी बिंदु हेनरी फ्योल ने बताया है, सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनियन और स्पिरिट डी कॉर्प्स। यह सिद्धांत संगठन ही शक्ति है के महत्व को प्रदर्शित करता है। किसी भी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। यदि विभिन्न समूह तथा समूह के सदस्यों के बीच सहयोग नहीं होगा तो लक्ष्य प्राप्त करना भी असंभव होगा। यह सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी हों और आपसी मतभेद भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करें ताकि संस्था निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद।